नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली से एक शानदार सफर पर, जहां हम कुदरत की खूबसूरती का दीदार करेंगे। हमारी मंजिल है कोठी कानासर, जो उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता के पास बसी एक छोटी सी जन्नत है। रास्ते में हम मोइला टॉप की ऊंचाइयों का अनुभव भी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की दिल्ली से। सफर के पहले हिस्से में हम मेरठ और देहरादून होते हुए चक्राता पहुंचेंगे। दिल्ली से चक्राता करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है और इस सफर में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। रास्ते में कई खूबसूरत पहाड़ी दृश्य देखने को मिलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली से उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता तक की एक रोमांचक यात्रा पर। चक्राता हिमालय की गोद में बसा एक छोटा और शांत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की। दिल्ली से निकलने के बाद हम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 334 पर मेरठ की ओर बढ़े। दिल्ली से मेरठ का रास्ता बहुत ही आसान और आरामदायक है। ये एक फास्ट ट्रैक रूट है और अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो यहाँ ट्रैफिक कम मिलता है। मेरठ के बाद हमने देहरादून की ओर रुख किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़कों के किनारे हरियाली और छोटी छोटी पहाड़ियां दिखने लगीं। देहरादून से पहले रास्ते में मुजफ्फरनगर और रुड़की जैसे शहर भी आते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में बसे इस छोटे से गांव का नाम है कालसी। यमुना नदी के किनारे बसे इस गांव की खूबसूरती जितनी आकर्षक है, शिला पर लिखे अशोक के अभिलेख इतिहास की ऐसी कहानी को समेटे हुए हैं जिसे अब तक किसी ने ठीक से समझा नहीं। यहां पर मौर्य राजा अशोक का शिलालेख मिला है, जो यमुना और उसकी सहायक अमलावा के संगम पर स्थित है। कालसी शिलालेख की खोज ब्रिटिश शासनकाल में 1960 ईस्वी में फॉरेस्ट महोदय ने की थी। देहरादून से कालसी की ओर जाते हुए कालसी से कुछ दूर पहले यमुना नदी से एक छोटी सी नदी मिलती है, अमलावा। अमलावा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है मौर्य राजा अशोक के 14 शिलालेखों में 13वां शिलालेख। कालसी यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जो देहरादून से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम खलतिका था। इसके अन्य नाम कालकूट व युगशैल भी मिलता है। महाभारत काल में कालसी का शासक राजा विराट था और उसकी राजधानी विराटनगर थी। अज्ञातवास के समय पांडव रूप बदलकर राजा विराट के यहाँ ही रहे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में इस क्षेत्र को सुधनगर नाम से पहचाना। माना जाता है कि कालसी के स्तूपों का विनाश 1254 ईस्वी में संभवतः नसीरुद्दीन महमूद द्वारा किया गया। ब्रिटिश व्यक्ति फॉरेस्ट ने इसकी खोज 1860 ईस्वी में की थी। कालसी अभिलेख एक बद्धी चट्टान पर बना है। इस शिलालेख में हाथी की आकृति बनी है, जिसके नीचे गजेतम शब्द लिखा है। हाथी को आसमान से उतरते हुए दिखाया गया है। इस संरचना की ऊंचाई 10 फुट और चौड़ाई 8 फुट है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इस शिलालेख में कालसी क्षेत्र को अपरांत व कालसी निवासियों को पुलिंद शब्द से संबोधित किया गया है। शिलालेख अशोक के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है। शिलालेख में सम्राट के पशुओं को अनावश्यक मारने पर प्रतिबंध, जानवरों और इंसानों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष द्वारा विजय का उल्लेख किया गया है।
कलसी से चक्राता का रोमांचक सफर। सुबह की हल्की धूप में कलसी से चक्राता की ओर निकलना एक अलग ही एहसास देता है। जैसे ही हम कलसी से आगे बढ़ते हैं, हरे भरे जंगल और पहाड़ी रास्ते स्वागत करते हैं। हमारे सफर की शुरुआत में ही हवा में ठंडक महसूस होती है और हर मोड़ पर प्रकृति की नई नई छवियां दिखने लगती हैं। रास्ते में हमें टोंस नदी दिखाई देती है, जिसका शांत और नीला पानी मानो हमें रुकने का निमंत्रण देता है। हमने कुछ देर के लिए वहां ठहरकर इस नज़ारे का आनंद लिया। नदी के आसपास की शांति और सिर्फ बहते पानी की आवाज मन को एक गहरी शांति देती है। ऐसा लगता है कि यहां समय रुक सा गया है और प्रकृति का हर हिस्सा आपको बस अपने में खो जाने के लिए कह रहा है। आगे बढ़ने पर रास्ता संकरा और अधिक घुमावदार हो जाता है। हर घुमाव पर पहाड़ों के बीच झांकते छोटे छोटे गांव दिखते हैं। इन गांवों में बसे घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, जिनकी बनावट अनोखी और पारंपरिक होती है। गांवों के लोग बेहद मिलनसार होते हैं। कुछ बच्चे खेलते हुए हमें देखकर मुस्कुराते हैं और हाथ हिलाते हैं। वहां की सादगी और जीवन में एक धीमी गति की सुंदरता है, जो आज के व्यस्त जीवन में खो सी गई है। कुछ दूरी पर पहुंचने पर देवदार और चीड़ के घने पेड़ मिलने लगते हैं। हवा में इन पेड़ों की खुशबू बसी होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ठंड बढ़ती जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के करीब पहुंच गए हैं। रास्ते में अचानक हमें एक झरना दिखाई देता है, जो पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है। झरने का पानी इतना ठंडा और साफ है कि हम कुछ देर वहीं रुककर इसका आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाते। आखिरकार करीब 3 घंटे के इस अद्भुत सफर के बाद हम चक्राता की सुंदर वादियों में पहुंचते हैं। चक्राता में चारों ओर हरियाली, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं। यहाँ का वातावरण शांत और सुकून देने वाला है, जो आपको एक पल के लिए किसी स्वप्नलोक में होने का आभास कराता है। चक्राता में हमने बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों का नजारा लिया और सूर्यास्त के वक्त आसमान का रंग सुनहरे से लाल और फिर नीला होते देखा। यह सफर न सिर्फ रोमांचक था, बल्कि ऐसा अनुभव था जिसने हमें प्रकृति की खूबसूरती से जोड़ दिया। इस सफर में कई खूबसूरत जगहें मिलती हैं, जहां आप रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि यमुना नदी के पास का एक छोटा पुल, जहां से आप बहती हुई नदी का शानदार दृश्य देख सकते हैं। कुछ जगहों पर सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे भी मिलते हैं, जहां आप गर्मा गर्म चाय और नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हम आखिरकार चक्राता पहुंच गए। चक्राता एक बहुत ही शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो ऊंचे ऊंचे देवदार और सीदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ का माहौल ठंडा और शांति से भरा हुआ है। चक्राता पहुंचकर आप यहाँ के कई दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि टाइगर फॉल्स, बुडेर गुफाएं और देवबन। टाइगर फॉल्स यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान है। इसके अलावा बुडेर गुफाएं और देवबन भी बहुत ही रोमांचक स्थान हैं, जहां से आपको हिमालय का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से चक्राता तक की यात्रा। अगर आपको कुदरत की गोद में सुकून की तलाश है, तो चक्राता आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम चक्राता की खूबसूरत वादियों से होते हुए टाइगर फॉल की ओर बढ़ेंगे। ये सफर हमें सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से भी भर देगा। चलिए हमारे साथ इस सफर पर निकलते हैं। हम चक्राता के दिलचस्प बाजार से निकलते हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ के छोटे छोटे ढाबे और स्थानीय लोग सबका अलग ही आकर्षण है। चक्राता देहरादून जिले में स्थित है और इसे प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की ऊंचाई से बादलों का नजारा बेहद मनमोहक लगता है। अब हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता घुमावदार है, दोनों ओर घने देवदार के पेड़ खड़े हैं और ठंडी हवा हमारे चेहरों को छूती है। सड़क के किनारे झरने, पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता पानी और बीच बीच में हरे भरे मैदान। हर जगह प्रकृति ने अपनी खूबसूरती बिखेर रखी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जंगल घना होता जाता है और रास्ते में सुनाई देने वाली चिड़ियों की आवाज हमें और भी रोमांचित करती है। थोड़ी देर बाद
हम टाइगर फॉल के पास पहुंचते हैं। इस जगह पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे किसी जादू की दुनिया में आ गए हों। दूर से ही हमें झरने का शोर सुनाई देता है। जैसे ही हम करीब आते हैं, पानी की ठंडी बौछारें हमें छूने लगती हैं। यहाँ का पानी इतना साफ है कि उसमें खुद का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। टाइगर फॉल लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और यहाँ का दृश्य दिल को छू लेने वाला है। पानी गिरने की आवाज मानो एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है। यहाँ की ताजगी और ठंडक हमारे सफर की सारी थकान मिटा देती है। इस फॉल का पानी एक छोटे से तालाब में इकट्ठा होता है, जहां लोग तैरते हुए भी दिखते हैं। ये तालाब चारों ओर से पहाड़ों और हरियाली से घिरा है और यहाँ आकर हर कोई खुद को प्रकृति के और करीब महसूस करता है। टाइगर फॉल पर कुछ समय बिताने के बाद हम इस अनुभव को अपने दिलों में समेटे वापस लौटते हैं। इस यात्रा ने हमें प्रकृति की अद्भुत रचनाओं से परिचित कराया और दिल को एक अलग ही शांति दी। अगर आप भी कभी चकराता जाएं, तो टाइगर फॉल को देखना न भूलें। यकीन मानिए, यहां आकर आपको एक अद्भुत अनुभव मिलेगा। टाइगर फॉल का इतिहास और इसकी उत्पत्ति के बारे में विशेष रूप से कोई प्राचीन दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार इसे विशेष स्थान प्राप्त है। टाइगर फॉल उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र में स्थित है और यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है, जो लगभग 312 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसका नाम टाइगर फॉल कैसे पड़ा, इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं। एक मान्यता के अनुसार इस झरने से गिरते पानी की गूंजती आवाज बाघ की गर्जना जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इसे टाइगर फॉल नाम दिया गया। यह झरना चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। चकराता क्षेत्र का यह झरना स्थानीय लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखता है। कई लोग इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं और इसकी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहाँ आत्मिक शांति पाने के लिए आते हैं। टाइगर फॉल का इतिहास अंग्रेजी हुकूमत के समय से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब ब्रिटिश अधिकारी पहाड़ों की ठंडी और सुकून भरी जगहों की तलाश में भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमते थे, तो चकराता का यह इलाका भी उनकी निगाहों में आया। ब्रिटिश सेना ने यहाँ एक छावनी स्थापित की थी, जिसका उद्देश्य न केवल सामरिक लाभ उठाना था, बल्कि अपने अधिकारियों के लिए एक आरामदायक जगह भी बनाना था। चकराता और आसपास की पहाड़ियों का मौसम, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य ब्रिटिशों को बहुत आकर्षक लगता था। टाइगर फॉल का नाम भी ब्रिटिश काल में ही पड़ा। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश अधिकारी इस झरने की ताकत और इसकी ऊंचाई को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। वे इसे टाइगर फॉल कहने लगे, क्योंकि इसे देखना किसी बड़े और ताकतवर बाघ की छलांग के समान प्रतीत होता था। ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों ने टाइगर फॉल को अपने मनोरंजन और आराम के स्थान के रूप में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उस अनछुए और खूबसूरत स्थान की ओर, जहां का हर कोना प्रकृति की सुंदरता से लबरेज है। हम बात कर रहे हैं मोइला टॉप की, जो चकराता के पास स्थित है। यह सफर रोमांच से भरा है
और इसकी शुरुआत होती है चक्राता के इस छोटे से पहाड़ी कस्बे से। चक्राता से मोइला टॉप तक पहुंचने के लिए लगभग 41 किलोमीटर और 1.5 घंटे का समय लगता है। मोइला टॉप की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है जो कि लोहारी गांव से शुरू होती है। जैसे ही हम चक्राता से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, हर कदम पर प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता है। यहाँ की ताजगी भरी हवा और जंगलों की सुकूनदायक शांति मन को एक अलग ही ऊर्जा देती है। रास्ते में कई छोटे झरने और प्राकृतिक तालाब मिलते हैं जो यात्रा को और भी मनमोहक बनाते हैं। जैसे ही हम चक्राता से मोइला टॉप की ओर चढ़ाई शुरू करते हैं, रास्ता सीधा और आसान नहीं बल्कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हर कदम एक नई चुनौती के साथ आता है। कई जगहों पर तो संकरे रास्ते पर चलना पड़ता है, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें हमारा हौसला आजमाती हैं। यह ट्रैक अनुभवी ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षण है। यहाँ का मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, इसलिए पानी, खाने पीने की चीजें और गर्म कपड़े रखना बहुत जरूरी है। यहाँ का घना जंगल इतना घना है कि कुछ जगहों पर हमें टॉर्च की भी जरूरत पड़ती है। रास्ते में कई बार ढीले पत्थरों पर संभल कर चलना पड़ता है, और अगर हमारे पास ट्रैकिंग पोल न हो तो इस रास्ते पर चलना और भी मुश्किल हो सकता है। यात्रा के इस हिस्से में हमारी सहन शक्ति का असली इम्तिहान होता है। हर एक कदम एक जीत की तरह लगता है। यहाँ मौसम का मिजाज भी पल पल बदलता है। इन घास के मैदानों और ऊंची नीची चट्टानों के बीच रास्ता ढूंढना ही अपने आप में एक रोमांच है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमें अपनी गोद में समेटकर हमें हमारी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे रही हो। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, आसपास के दृश्य और भी मनमोहक हो जाते हैं। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पाती हैं। हर मोड़ पर एक नया नजारा देखने को मिलता है। आखिरकार हम पहुंच गए मोइला टॉप पर। यहां से दिखने वाला दृश्य सच में आत्मा को छू जाने वाला है। यहाँ की ऊंचाई से दिखाई देने वाली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और चक्राता की घाटियां मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। ऐसा लगता है मानो हम प्रकृति की गोद में हैं। ये जगह हमें जीवन के असली अर्थ का अनुभव कराती है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम वापस लौटने की तैयारी करते हैं। ये सफर कठिन जरूर था। मोइला टॉप से कोटी कनासर तक का रास्ता उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह यात्रा रोमांचकारी भी है और मन को सुकून देने वाली भी। मोइला टॉप एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, और यहाँ से कोटी कनासर के लिए रास्ता जंगलों, घाटियों और नदियों के बीच से होकर गुजरता है। मोइला टॉप से कोटी कनासर का रास्ता उत्तराखंड के सुंदर और शांत इलाके में से एक है, जहां का हर मोड़ आपको प्रकृति के करीब ले जाता है।
यहां से आपको चारों ओर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। आसपास के जंगलों में कई प्रकार के पेड़ जैसे देवदार, चीड़ और बुरांश के फूल मिलते हैं, जो इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। मोइला टॉप पर सुबह की धुंध और ठंडी हवा का अनुभव यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को और आकर्षक बना देता है। घने देवदार और चीड़ के जंगल शुरू हो जाते हैं। इन जंगलों की गहराई में चलते हुए आप कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु देख सकते हैं। यहाँ के जंगल एक शांत माहौल देते हैं, जो आपको पूरी तरह से प्रकृति में खो जाने का एहसास कराते हैं। इस सफर में आपको हरियाली, पहाड़ों का ठंडा मौसम और पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति का अनुभव होगा। मोइला टॉप से कोटी कनासर का सफर लगभग 30 से 35 किलोमीटर का है। यह मार्ग घने देवदार और चीड़ के जंगलों से होकर गुजरता है, जहां आपको शांति का अनुभव होगा। रास्ते में कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी आते हैं, जो पहाड़ी संस्कृति और यहाँ के लोगों की जीवन शैली का परिचय देते हैं। मौसम ठंडा और सुखद रहता है, खासकर सुबह और शाम के समय। रास्ते में कुछ ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहां आप ठहरकर सुंदर दृश्यावली का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति की गोद में सुकून महसूस कर सकते हैं। रास्ते में कुछ छोटे गांव आते हैं जहां परंपरागत पहाड़ी घर दिखाई देते हैं। इन गांवों में रहने वाले लोग अपने रीति रिवाजों और पारंपरिक वेशभूषा में दिखते हैं, जो इस क्षेत्र की संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के लोग मिलनसार होते हैं और यहाँ के लोग सरल और परिश्रमी होते हैं। उनकी जीवन शैली में आत्मनिर्भरता झलकती है और वे अधिकतर कृषि, पशुपालन और स्थानीय हस्तशिल्प पर निर्भर होते हैं। इन लोगों के पास बैठकर उनके किस्से सुनना और यहाँ के जीवन के बारे में जानना एक यादगार अनुभव हो सकता है। हरे भरे घास के मैदान। कोटी कनासर में विशाल घास के मैदान फैले हुए हैं। इन मैदानों में बैठकर आप आसपास के पहाड़ों का दृश्य देख सकते हैं। यह स्थान पिकनिक के लिए आदर्श है, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुकून भरे पल बिता सकते हैं। देवदार के पेड़। यहाँ के देवदार के पेड़ बहुत ऊंचे और घने होते हैं, जिनकी ठंडी छाया इस जगह को और भी विशेष बनाती है। इन पेड़ों के बीच में से होकर गुजरना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। देवदार की महक और ठंडी हवा में चलते हुए आपको सुकून का अनुभव होता है। सर्दियों के मौसम में कोटी कनासर में बर्फबारी होती है, जिससे यहाँ के पेड़, मैदान और छतें सफेद चादर से ढक जाते हैं। बर्फबारी के दौरान यह स्थान एक सपनों की दुनिया जैसा लगता है, जहां हर ओर सफेद बर्फ के ढेर और पेड़ों की छाया मिलती है। कोटी कनासर और इसके आसपास का इलाका ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेहतरीन है। यहाँ की ठंडी और साफ हवा में कैंपिंग करने का अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है। ऐतिहासिक विवरण। उत्तराखंड का यह क्षेत्र सदियों से कई ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक कथाओं का केंद्र रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में बसी ये घाटियां प्राचीन समय में स्थानीय जनजातियों और साम्राज्यों का प्रमुख क्षेत्र रही हैं। कई राजवंशों ने यहां शासन किया, जिनमें कत्यूरी, चंद और पंवार वंश प्रमुख थे। मोइला टॉप और कोटी कनासर के आसपास का इलाका प्राचीन काल से विभिन्न पहाड़ी जनजातियों का निवास स्थान रहा है। इनमें से कुछ जनजातियां खस और कुलिंद के नाम से जानी जाती थीं, जो इस क्षेत्र में बसती थीं। इन जनजातियों की जीवन शैली और रीति रिवाजों का असर आज भी इस क्षेत्र की संस्कृति में देखा जा सकता है। उनके पूजा स्थल और रीति रिवाज आज भी लोगों में प्रचलित हैं, और यहाँ के निवासियों का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव इसी का प्रतीक है। 2. कत्यूरी और चंद वंश का शासन। इस क्षेत्र पर एक समय कत्यूरी वंश का शासन था, जो 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक उत्तराखंड के बड़े हिस्सों पर शासन करता रहा। कत्यूरी राजा अपने भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे, और उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, जो आज भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
हालांकि मोइला टॉप और कोटी कनासर में सीधे कोई प्रमुख मंदिर नहीं है, लेकिन कत्यूरी राजाओं के कुछ शिलालेख और अवशेष यहाँ के गांवों और जंगलों में पाए गए हैं। इसके बाद चंद वंश का उदय हुआ और उन्होंने कत्यूरी वंश को पराजित कर पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 15वीं शताब्दी में चंद वंश ने इस क्षेत्र को कई हिस्सों में विभाजित किया और हर क्षेत्र का अलग अलग रूप से विकास किया। कोटी कनासर और इसके आसपास के इलाके में उन्होंने कृषि और जल प्रबंधन के तरीकों को विकसित किया, जो यहाँ के लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करता है। 3. पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व। इस क्षेत्र की कुछ पौराणिक कथाएं इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। कहा जाता है कि इन घाटियों और जंगलों में महाभारत के काल में पांडवों ने अज्ञातवास के समय कुछ समय बिताया था। उनके अज्ञातवास के कई स्थानों की कहानियां इस क्षेत्र में सुनने को मिलती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन जंगलों में कुछ पवित्र स्थान हैं जहां पुराने ऋषि मुनि तपस्या करते थे और आज भी यहां शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। 4. ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड के कई इलाकों को सैन्य चौकियों और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया गया। ब्रिटिशों ने यहाँ के जंगलों का दोहन शुरू किया और यहाँ की लकड़ी का इस्तेमाल किया, जो उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद था। स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई बार विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस क्षेत्र के लोग कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य हिस्सों में चले गए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज भी यहाँ के कई गांवों में स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां सुनी जाती हैं, जो यहाँ के लोगों के साहस का प्रतीक हैं। कोटी कनासर की वर्तमान स्थिति और लोक कथाएं। कोटी कनासर के लोग अपनी समृद्ध लोक कथाओं और परंपराओं को संजो कर रखते हैं। यहाँ की कुछ कहानियां ऐसी हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, जैसे कि काली देवता और बद्रीनाथ की यात्रा से जुड़े किस्से। माना जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों में कुछ पुराने मंदिर और स्थान ऐसे हैं जो रहस्यमयी माने जाते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ के कुछ क्षेत्रों में देवताओं का वास है और यहाँ आने वाले यात्रियों को हमेशा अच्छे मन से आना चाहिए। इस प्रकार मोइला टॉप से कोटी कनासर तक की यह यात्रा केवल एक रोमांचक ट्रैक या पर्यटन स्थल का अनुभव नहीं है, बल्कि यहाँ के हर रास्ते और हर गांव में आपको इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति की गहरी झलक मिलती है। यह स्थान आपको प्रकृति के साथ साथ इतिहास की गहराइयों में भी ले जाता है, जो इसे और भी खास बनाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से चक्राता तक की यात्रा। अगर आपको कुदरत की गोद में सुकून की तलाश है, तो चक्राता आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। उम्मीद है कि आपको इस सफर का विवरण पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली बार हम एक और खूबसूरत यात्रा पर निकलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए।